हाय एवरीबॉडी। रोमांटिक क्रिटिसिज्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग रोमांटिक क्रिटिसिज्म के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स सैमुअल टेलर कॉलिंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सैमुअल टेलर कॉलिंस का जन्म 1772 में और इनकी मृत्यु 1834 में हुई थी। सैमुअल टेलर कॉलिंस is one of the greatest of poet critics that England has ever produced. सैमुअल टेलर कॉलिंस सबसे महान पोएट क्रिटिक्स में से एक हैं जिन्हें इंग्लैंड ने जन्म दिया। He was a genius, वे जीनियस थे, and when he was inspired, he would create works of the highest order. और जब वे इंस्पायर होते थे तो वे उच्च श्रेणी के वर्क्स को क्रिएट कर लेते थे। But he was incapable of sustained and persistent labor. लेकिन वे persistent labor means निरंतर मेहनत करने में असक्षम थे। Collins was a man of wide and comprehensive reading. Collins wide और comprehensive reading वाले व्यक्ति थे and a writer's views and attitudes are concisely and unconsciously molded and formed by all that he reads. और वे जो भी वर्क्स को पढ़ते थे उसके राइटर के व्यूज और एटीट्यूड्स को मोल्ड और फॉर्म कर देते थे। However, फिर भी the influences which were most potent in shaping the views and theories of Collins are three. इन्फ्लुएंसेस जो कॉलिंस के व्यूज और थियरीज को शेप देने में सबसे अधिक प्रभावशाली थे वे तीन तरह के व्यूज और थियरीज थे। फर्स्ट, वर्ड्सवर्थ। सेकेंड, हार्टली एंड हिज एसोसिएशनिस्ट साइकोलॉजी। और थर्ड, जर्मन ट्रांसेंडेंटल एंड आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ लेसिंग, कांट, हेजल, शेलिंग and Hiller, etc. The bulk of his literary criticism is contained in his Biographia Literaria and lectures on Shakespeare and other poets. इनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बड़ा हिस्सा बायोग्राफिया लिटेरिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स में निहित है। Biographia Literaria, while lectures on Shakespeare is predominantly devoted to practical criticism. The Biographia Literaria 1817 is a work on literary aesthetics or literary theory. Biographia Literaria का पब्लिकेशन 1817 में हुआ था। यह लिटरेरी थियरी या लिटरेरी एस्थेटिक पर एक रचना है, जबकि लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर मुख्य रूप से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए डिवोटेड है। कॉलिंस does analyze particular works now and then. कॉलिंस समय समय पर पार्टिकुलर वर्क्स को एनालाइज करते थे, but such analysis is meant to illustrate some particular critical viewpoint of the poet. लेकिन ऐसे एनालिसिस पोएट के खास क्रिटिकल व्यू पॉइंट को चित्रित करने के लिए होते थे। बायोग्राफिया लिटेरिया इज ए वर्क ऑफ ग्रेट वैल्यू। बायोग्राफिया लिटेरिया ग्रेट वैल्यू की रचना है, बट इट टू सफर्स फ्रॉम द यूजुअल फॉल्स ऑफ कॉलिंस। लेकिन यह भी कॉलिंस के फॉल्स से ग्रसित है। एज इट्स नेम सिग्निफाइज, it pretends to be a record of poets' literary upbringing. जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, यह पोएट के लिटरेरी अपब्रिंगिंग के रिकॉर्ड होने का दावा करता है। बट देयर इज लिटिल कंसेक्यूटिव नैरेटिव, लेकिन थोड़े ही वर्णनात्मक कहानी है। देयर इज टू मच ऑफ फिलोसोफाइजिंग एंड टू मेनी साइड
इश्यूज एंड डाइग्रेशंस। बहुत अधिक दार्शनिक रूप से प्रेजेंट किया गया है और बहुत अधिक मुद्दे और पक्ष हैं। द डेफिनेशन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की परिभाषा, प्रकृति और कार्य। पॉलरिस प्रोज और पोएट्री के बीच डिफरेंस पर जोर देते हैं। पोएम और प्रोज कंपोजिशन के बीच डिफरेंस इस मीडियम में लाई नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक एक ही मीडियम वर्ड्स से बनाए जाते हैं, इसलिए यह डिफरेंट कॉम्बिनेशन का बना होता है। एक पोएम में ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि पोएम के पार्ट्स के एप्रिसिएशन के बदले होल पोएम प्लेजर को डेवलप करता हो। एक पोएम जो वर्ड के ट्रू सेंस में पोएट्री होता है, यह फॉर्म और कंटेंट का एक परफेक्ट यूनिटी है। इस प्रकार के ऑर्गेनिक यूनिटी की धारणा पोएट्री पर कॉलेज के सभी प्रोनाउंसमेंट से चलता है। राइम और मीटर को प्लीजर के रूप में ऐड किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सुपर ऐड पोएम में केवल ऑर्नामेंट या डेकोरेशन के लिए मिला दिया जाता है और पोएम में वास्तविक खुशी दे सकता है। पोएट्री का प्रत्येक कैरेक्टर पोएम की होल नेचर को बढ़ाना चाहिए और इसका इंटीग्रल पार्ट भी होना चाहिए। राइम और मीटर पोएम का इंटीग्रल और एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि प्लीजर ऑफ पोएट्री एक विशेष प्रकार के प्लीजर होता है और प्लीजर जो पार्ट्स से होकर के होल पोएम में ट्रांसफर होता है। क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन के थियरी पर क्रिटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ और कार्लिस शुरुआती समय में साथ साथ थे और उनकी म्यूचुअल डिस्कशन विभिन्न थियरीज को जन्म दिया, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स को इम्बॉडी किया और जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में प्रैक्टिस में लाने की कोशिश किया। पर्लिस इन थियरीज के क्रेडिट लेने का दावा करते थे और कहते थे कि ये थियरीज मेरे ब्रेन का हाफ थॉट है, लेकिन बाद में उनके विचारों में बदलाव आया। पर्लिस वर्ड्सवर्थ के थियरीज से सहमत नहीं थे और इसलिए ये अपनी रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ के थियरीज को क्रिटिसाइज किया है। वर्ड्सवर्थ व्यू। वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स में 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिया था, जिसमें से सभी कॉलेज के आलोचना का विषय रहा है। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि वे लो और रस्टिक लाइफ मीन्स गांव का जीवन चुना। दूसरा, रस्टिक लैंग्वेज को एडॉप्ट भी किया और थर्ड स्टेटमेंट था कि पोएट्री के लैंग्वेज और डिक्शन लोगों का चुनाव और उनका रियल लैंग्वेज है। इन रस्टिक पीपल की भाषा इमिटेट किया जाना चाहिए और प्रोज के लैंग्वेज और मेट्रिकल कंपोजिशन के लैंग्वेज में आवश्यक अंतर नहीं है। इन तीनों स्टेटमेंट पर कॉलिस के क्रिटिसिज्म इस प्रकार रहे। फर्स्ट स्टेटमेंट, द चॉइस ऑफ रस्टिक कैरेक्टर्स एंड लाइफ के संदर्भ में कॉलिस कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने सभी कैरेक्टर्स में लो या रस्टिक लाइफ को चुना है। पोएम्स जैसे रूथ और माइकल के कैरेक्टर्स को लो या रस्टिक लाइफ नहीं चुना गया। दूसरा, उनकी भाषा और भावनाएं उनके हाउस और ऑक्यूपेशन से एराइज नहीं होता है। पर्लिस के ओपिनियन में एक व्यक्ति को रूरल सॉलिट्यूड्स में लाइफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक उनके पास नेचुरल सेंसिबिलिटी और सुटेबल एजुकेशन ना हो। इन एडवांटेजेस के एब्सेंस में ग्रामीण परिस्थितियों में माइंड कठोर हो जाता है और व्यक्ति शेल्फिश, सेंसुअल, ग्रॉस और हार्ड हार्टेड हो जाता है। वर्ड्सवर्थ के सेकेंड स्टेटमेंट के संबंध में कॉलिस उस व्यू पर आपत्ति करते हैं जिसमें बताया गया था कि लैंग्वेज का बेस्ट पार्ट ऑब्जेक्ट से डिराइव होता है, जिसके साथ रस्टिक पीपल निरंतर कम्युनिकेट करते हैं। सबसे पहले कॉलिस इस विषय पर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ
कम्युनिकेशन का तात्पर्य भाषा पर रिफ्लेक्शन और वोकैबुलरी का रिचनेस ऐसे रिफ्लेक्शन से अराइज होता है। रूरल कंडीशंस को कोई रिफ्लेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए रस्टिक पीपल का वोकैबुलरी पुअर होता है। वे लोग नेचर के केवल सिंपल फैक्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं और कोई आइडियाज और थॉट्स यूनिवर्सल लॉज को नहीं देते हैं जो ऐसे फैक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता हो। दूसरा, व्यक्ति के भाषा का सबसे अच्छा पार्ट नेचर से कम्युनिकेशन का केवल रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के लैंग्वेज का बेस्ट पार्ट एजुकेशन से माइंड में नोवेल थॉट्स और आइडियल से रिफ्लेक्ट होता है। वर्ड्सवर्थ के थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन पर डिटेल्ड कंसिडरेशन देते हुए कॉलेज कहते हैं कि वे वर्ड्सवर्थ के सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन उनके व्यूज जस्टिफाई नहीं थे। कॉलेज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की भाषा उनके नॉलेज की सीमा, उनके फैकल्टीज की एक्टिविटी और उनके फीलिंग के डेप्थ या क्विकनेस के अनुसार वेरी करता है। सबसे पहली बात है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाषा इंडिविजुअल पेक्युलरिटीज का होता है। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज क्लास में समान हो जिसमें वह संबंध रखता है। और तीसरी, वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज यूनिवर्सल टाइप का हो। एक ही क्लास का कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं बोलता है, यद्यपि दोनों कॉमन फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज करते हैं। कॉलिंस ने कहा कि प्रोज और पोएट्री के लैंग्वेज में एसेंशियल डिफरेंस है और होना चाहिए। पोएट्री का लैंग्वेज प्रोज से उसी प्रकार भिन्न होता है जैसे प्रोज की भाषा कन्वर्सेशन के लैंग्वेज से भिन्न होता है और भिन्न होना चाहिए। कॉलिंस ने इस संबंध में अनेक रीजंस दिया है। फर्स्ट, लैंग्वेज मैटर ऑफ वर्ड्स और उन वर्ड्स का अरेंजमेंट दोनों होता है। प्रोज और पोएट्री के वर्ड्स समान हो सकते हैं, लेकिन उनके अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। मीटर एकमात्र सुपरफिशियल डेकोरेशन नहीं है, बल्कि पोएम का एसेंशियल ऑर्गेनिक पार्ट है। अतः पोएट्री और प्रोज के लैंग्वेज और अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स के बीच एक अनिवार्य अंतर होता है। कुछ खास लाइंस या पैसेजेस हो सकते हैं जिनका यूज प्रोज और पोएट्री दोनों में किया जा सकता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है। पैसेज ऐसे भी होते हैं जो एक में सूट करे और दूसरे में नहीं। अतः कॉलिंस ने थीम और लैंग्वेज ऑफ पोएट्री पर वर्ड्सवर्थ के व्यूज का खंडन किया। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कॉलिंस का फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का यूज पोएटिक ड्रामेटिक इल्यूजन के नेचर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा गया कि ड्रामेटिक इल्यूजन और क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन न्यू क्लासिक एज से ही क्रिटिक्स के मन में था और यूनिटीज का ऑब्जर्वेंस मींस पालन को आवश्यक माना गया था। इनका वायलेशंस ऑडियंस के विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर दबाव डाला और इस प्रकार से ड्रामेटिक इल्यूजन को वायलेट किया गया। वालिस ने इस विषय पर अपना डिसीजन दिया और इसके बाद यह कंट्रोवर्सी समाप्त हो गया। वालिस ने लिरिकल ब्लार्स की उत्पत्ति और ओरिजिन के संबंध में फ्रेजेस का यूज किया था। कॉलिंस कैरेक्टर्स को सुपरनेचुरल के रूप में ट्रीट करते थे जो इनक्रेडिबल और इम्प्रॉपर था और जो नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंतर्गत था जिसे हम लोग बिलीव ना करेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट इस प्रकार का था कि जब तक हम लोग पोएम्स को पढ़ते रहेंगे तब तक विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का स्टेटमेंट पोएम्स में दिखता रहेगा और तब हम लोग उस क्षण यह बिलीव कर पाएंगे कि क्या इनक्रेडिबल और इम्प्रोबेबल है। दूसरे शब्दों में ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे रीडर्स खुशी से पोएम्स को पढ़े। टाइम और प्लेस में अंतर, अद्भुत और अलौकिक का मानवीकरण इत्यादि कुछ ऐसे साहित्यिक प्रभाव हैं जिनका उपयोग डिसबिलीफ के विलिंग सस्पेंशन को प्राप्त करने के लिए होता है। क्रिटिसिज्म ऑन इमेजिनेशन एंड फैंसी।
कॉलिंस के अनुसार इमेजिनेशन के दो रूप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इमेजिनेशन केवल सेंस के माध्यम से एक्सटर्नल वर्ल्ड के इम्प्रेशंस को प्राप्त करने की शक्ति है। यह माइंड का एक इनवॉलेंटरी वर्क है। ह्यूमन माइंड आउटसाइड वर्ल्ड से इम्प्रेशंस और सेंसेशंस को रिसीव करता है। प्राइमरी इमेजिनेशन सभी ह्यूमन परसेप्शन का लिविंग पावर और प्राइम एजेंट है। प्राइमरी इमेजिनेशन यूनिवर्सल है और यह सभी के पास है। दूसरी तरफ सेकेंडरी इमेजिनेशन आर्टिस्ट का डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटी है। सेकेंडरी इमेजिनेशन से ही आर्टिस्टिक क्रिएशन संभव होता है। यह इमेजिनेशन अपने एक्ट के प्रति अधिक सक्रिय और कॉन्शियस होता है। यह इमेजिनेशन उस पर कार्य करता है जिसे प्राइमरी इमेजिनेशन के द्वारा परसीव किया गया हो। प्राइमरी इमेजिनेशन के द्वारा दिया जाने वाला सेंसेशंस और इंप्रेशंस ही सेकेंडरी इमेजिनेशंस का रॉ मटेरियल होता है। इच्छा और बुद्धि के इफर्ट से सेकेंडरी इमेजिनेशन रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करता है और इसे सुंदरता के ऑब्जेक्ट में रीसेप करता है। इसे इज़म प्लास्टिक कहते हैं। इज़म प्लास्टिक मीन्स अ शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर। जिस प्रकार से हम लोग प्लास्टिक को अपने अनुसार रीसेप और रिमोल्ड कर देते हैं, उसी प्रकार सेकेंडरी इमेजिनेशन भी होता है, जो एक्टिव एजेंट है, जो क्रिएट करने के लिए डिसॉल्व, डिफ्यूज और डिसिपेट्स करता है। इमेजिनेशन और फैंसी दो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। फैंसी क्रिएटिव पावर नहीं होता है, यह निश्चितताओं से रिलेटेड है और यह केवल ब्यूटीफुल शेप्स को ही कंबाइन करता है, लेकिन इमेजिनेशन की तरह ही यह ज्वाइन और यूनाइट नहीं करता है। इन दोनों में डिफरेंस ठीक उसी तरह का है जैसे मैकेनिकल मिक्सचर और केमिकल कंपाउंड के बीच होता है। मैकेनिकल मिक्सचर में अनेक इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लाया जाता है, उन्हें मिलाया जाता है, लेकिन वे सब इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को नहीं लूज करते। मैकेनिकल मिक्सचर के बाद भी सभी इंग्रेडिएंट्स के सेपरेट आइडेंटिटीज होते हैं। दूसरी तरफ केमिकल कंपाउंड में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके न्यू कंपाउंड बनाया जाता है, जिससे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का सेपरेट आइडेंटिटीज न्यू में आ जाता है। वे सब इंग्रेडिएंट्स अपने प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार ही एक कंपाउंड एन एक्ट ऑफ क्रिएशन है, जबकि मिक्सचर अनेक सेपरेट एलिमेंट्स को एक साथ लाता है। कॉलिंस के अनुसार फैंसी इज द ड्रेपरी ऑफ पोएटिक जीनियस, बट इमेजिनेशन इन इट्स वेरी सोल which forms all into one graceful and intelligent whole। आज की क्लास में हम लोगों ने कॉलिंस के कंट्रीब्यूशन एज अ क्रिटिक के बारे में पढ़ा। Thanks a lot. Take a good care of yourself. Thank you.